नमस्कार दोस्तों, क्या होगा इस बार हरियाणा में? क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी या कांग्रेस 10 साल के सूखे के बाद बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सत्ता पर काबिज हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हरियाणा के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर चौराहे पर लोग जानना चाहते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आज पहुंच गया हूँ सिरसा। हरियाणा का वो इलाका जो पंजाब और राजस्थान की सीमा से लगता है। सिरसा हरियाणा का वो जिला, वो इलाका जो देवीलाल परिवार का गढ़ माना जाता है। सिरसा हरियाणा का वो इलाका जहां से देवीलाल परिवार के 29 बार लोग चुनाव लड़े। परिवार के 8 या 9 सदस्य, जिसमें खुद देवीलाल जो सिरसा से लड़े थे पहली बार, पहले चुनाव में जब पंजाब और हरियाणा एक था। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला वो यहाँ से लड़ते रहे सिरसा जिले की सीटों से। देवीलाल के परिवार के और सदस्य भी, अभय सिंह चौटाला, देवीलाल के पोते, अजय सिंह चौटाला के बेटे दिग्विजय चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला के चाचा ओम प्रकाश चौटाला के भाई रंजीत चौटाला, उस परिवार के बहुत सारे सदस्य इस चुनाव में भी चुनाव मैदान में है। खास बात यह है कि 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां देवीलाल परिवार के सदस्य आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। तो सिरसा इसलिए आया क्योंकि सिरसा चूंकि हरियाणा का एक छोर है और ये वो छोर है जहां से हरियाणा की राजनीति कई दशक तक न सिर्फ प्रभावित होती रही, बल्कि यहाँ से जो देवीलाल का कुनबा, देवीलाल का परिवार था, एक धुरी बनकर हरियाणा की सत्ता पर काबिज भी रहा। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे, थोड़े थोड़े अंतराल के लिए भी रहे। देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने। तो सिरसा में इस बार क्या माहौल है, सिरसा के लोग क्या सोचते हैं, और ख़ास बात ये कि सिरसा के पत्रकार सिरसा से हरियाणा के इस छोर पर बैठकर यहाँ से हरियाणा में चुनावी नतीजे का आकलन किस तरह से करते हैं, ये समझने भी आया। तो हमारे साथ जो यहाँ दिख रहे हैं ये 7 सिरसा के पत्रकार हैं। सिरसा में अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े हैं, कई सालों से, कोई 10 साल, 20 साल से, 25 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने ख़ास तौर से उन्हें आग्रह किया कि आज हम सिरसा के इस पार्क में आए, जरा सिरसा के बहाने, सिरसा की चुनावी रणनीति राजनीति के बहाने हरियाणा के चुनावी नतीजों का आकलन करें। और ख़ास बात, जिस पार्क में हूँ, इस पार्क के ठीक सामने दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला का घर है, ठीक सामने, मेरे से 50 मीटर आगे दूरी, सड़क के दूसरी तरफ। और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला ये 2 किरदार हैं जिनकी पार्टी जेजेपी है। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय भी सिरसा की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार इस चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा लूजर होगा तो दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी, सबका यही आकलन है। क्या इनका भी यही आकलन है? दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी 10 सीटें जीतकर 2019 में बीजेपी की पार्टनर बन गई थी, बीजेपी के खिलाफ लड़कर बीजेपी की साझेदार बन गई थी, दुष्यंत चौटाला का इस बार क्या होने वाला है? अभय सिंह चौटाला जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इन लो और बीएसपी के गठबंधन के साथ, सिरसा सीट पर, सिरसा मुख्यालय की सीट पर, सिरसा विधानसभा से गोपाल कांडा चुनाव मैदान में, चर्चित गोपाल कांडा, कैसीनो चलाने वाले, जुआ घर चलाने वाले, अरबपति, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले, तमाम तरह के धंधे वाले गोपाल कांडा, जो सलाखों के पीछे भी रहे थे। गीतिका शर्मा एयर होस्टेस थी, उन्हीं की कंपनी में, MDLR में सुसाइड कर लिया था उसने। आरोप लगाया था गोपाल कांडा पर शोषण का, यौन शोषण का। गीतिका शर्मा की मां ने भी कुछ महीने बाद खुदकुशी की, ये अलग बात। कई सालों की लड़ाई के बाद का गवाह मुकर गए। परिस्थितियां ऐसी हुई कि गोपाल कांडा बेदाग बरी हो गए और गोपाल कांडा इस बार अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने गोकुल सेतिया। गोपाल कांडा जिस भी पार्टी के साथ रहे या निर्दलीय रहे, हर बार लाभार्थी रहे। शुरू उन्होंने किया ओम प्रकाश चौटाला के साथ, उनके कृपा पात्र रहे। 2009 में जब हुड्डा की सरकार थी, गोपाल कांडा निर्दलीय लड़कर हुड्डा के साथ रहे, गृह राज्य मंत्री हो गए। 2019 में अपनी पार्टी से लड़े, फिर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ रहे। इस बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अघोषित तौर पर उन्हें समर्थन दिया है और 90 सीटों वाली विधानसभा में एकमात्र सिरसा विधानसभा है जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को नामांकन के बाद विड्रॉ कर लिया। सोचिए पर्दे के पीछे का ये याराना क्या कहलाता है। बीजेपी खुलकर कह नहीं रही है कि गोपाल कांडा को हम समर्थन दे रहे हैं, गोपाल कांडा खुलकर बोल नहीं रहे हैं कि बीजेपी हमें समर्थन दे रही है, लेकिन पर्दे के पीछे एक याराना है। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भूमिका इसलिए ताकि आप सब समझें, जैसा कि मैंने कहा, ये सारे लोग पत्रकार हैं और सिरसा से हरियाणा को भी समझेंगे और सिरसा और आसपास के
की सीटों पर तो बात करेंगे। तो सिलसिला हम इधर से शुरू करते हैं, परिचय भी एक बार हो जाए। सबसे पहले आपका नाम और परिचय। मेरा नाम प्रभु दयाल है, मैं पंजाबी ट्रिब्यून देख रहा हूँ यहाँ से। तो पहला सवाल प्रभु दयाल जी आपसे है कि हम सिरसा की बाद में बात करेंगे, पहले सबकी दिलचस्पी हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है। तो सिरसा में आप जहाँ हो, एक छोर पर हो, यहाँ से हरियाणा में इस बार क्या हवा दिख रही है या क्या माहौल दिख रहा है? हरियाणा में अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, जो अखबारों में छप रहा है, जो लोगों से बात हो रही है, तो उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कट शॉर्ट में जरा सबसे, उसके बाद आपका शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम भूपेंद्र पन्नीवालिया, अजीत पंजाबी और अजीत समाचार से यहाँ काम कर रहा हूँ लंबे समय से। आपको क्या लग रहा है यहाँ से सिरसा में बैठकर हरियाणा में क्या होने जा रहा है? हरियाणा में अभी तक तो जो खबरें मिल रही हैं, जो आंकलन आए हैं, उसमें यही उभर कर आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी हरियाणा में, और किसी पार्टी के बारे में लोगों की ये राय नहीं है। आपका शुभ नाम और परिचय। बलजीत सिंह एडवोकेट, आज तक और MH1 न्यूज़ सिरसा से। आपको क्या लग रहा है यहाँ से सिरसा से हरियाणा की ये तस्वीर? चुनावी माहौल की बात करूं या सट्टा मार्केट की बातें करूं तो वो कांग्रेस को दिखा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हंग असेंबली के चांस ज़्यादा हैं। कांग्रेस की जो गुटबंदी है वो ही इनको ले बैठेगी और ये स्पष्ट बहुमत के रूप में नहीं आ पाएंगे। तो हंग असेंबली में भी नंबर 1 कौन होगा? नंबर 1 कांग्रेस होगी, इसमें नंबर कोई 1 दो राय नहीं। हंग असेंबली में नंबर 1 कांग्रेस होगी, लेकिन वो 47 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। सट्टा मार्केट में सिर्फ पैसे की हवाबाजी है, वो चाहे रोज के भाव है उनके, जितना पैसा आ जाता है उस हिसाब से भाव पलटते हैं। और 90 की असेंबली है हरियाणा की, 46 चाहिए बहुमत के लिए। और दिलचस्प बात है कि बीजेपी ने जो भी 5 साल सरकार चलाई, बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला था। 40 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के भरोसे सरकार बनी। बहरहाल, आपका शुभ नाम और परिचय। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है सिरसा में पहुंचने पे। और मेरा नाम नरेश शोरान और मैं सोशल मीडिया वेबसाइट हरदम हरियाणा न्यूज़ चला रहा हूँ। तो नरेश, आपके हिसाब से मैं सवाल इसलिए कि कहीं भी जाते हैं सबकी अब दिलचस्पी है। अब गिनती के दिन बच गए, 5 तारीख को वोटिंग है, 3 को प्रचार खत्म। तो अब यहाँ से सिरसा जो पश्चिमी छोर है शायद जी, हरियाणा का, पश्चिमी, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो हवा यहाँ इस हरियाणा? बार जी जहाँ गाँव में जा रहे हैं तो जनता बदलाव देख रही है, बदलाव चाह रही है, और कांग्रेस जो है पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है इस बार। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस पर हम अगले सवाल में आएंगे। पहले एक संक्षिप्त जल्दी आपका परिचय। यश भांबू, हरियाणा क्रांति न्यूज़ वेब पोर्टल पे काम करता है। तो यश, आपको क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में मेजोरिटी के साथ कांग्रेस आ रही है मेरे आंकलन में। बीजेपी 17, 18, 19 लास्ट। आपका शुभ नाम परिचय। नवदीप सेतिया, पंजाब केसरी से। तो नवदीप, आपको क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में देखिए जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, उसको देखकर ये लग रहा है कि कांग्रेस बहुत आगे है। मतलब बात सही नहीं, रणनीति आप करो, बीजेपी काम कर रही है आगे, कांग्रेस से समझा नहीं। भाजपा जिस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है, जो 2014 में कांग्रेस कर रही थी, जिस तरीके से कि उल्टी ही जा रही है सारे उनके फैसले जो है। तो रणनीति नहीं हुई ना, ये तो फिर हाँ, ठोस रणनीति नहीं हुई। उनका मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। कांग्रेस का इस बार अच्छा है, और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो लोकसभा चुनाव की तरह अच्छे मंथन करके उतारे हैं। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार क्या असर? हाँ, कांग्रेस की। आपका शुभ नाम और परिचय। जी नमस्कार भूषण दिवाकर, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की समय बदलाव का है तो सोशल मीडिया की ओर भी सेवाएं दे रही हैं। और आपका खास तौर से जिस तरीके से 90 विधानसभा में से आपने सिरसा को दिखाने का काम किया, आप पर भी खास तौर से सबकी नज़र बनी हुई है। हाँ, लेकिन अभी तो हम नज़र रखना चाहते हैं कि चंडीगढ़ में जो विधानसभा है उसमें किसकी ताजपोशी होने वाली है। नहीं, बिल्कुल इस बार का जो परिणाम है बहुत ही अलग रहने वाला है। दिख कुछ और रहा है, समीकरण कुछ और है, दिखने को कुछ और है, लेकिन परिणाम बड़ा हटके आने वाला है। तो क्या लग रहा है बड़ा हटके? बड़ा हटके में ऐसा है जी, जिस तरीके से सब कह रहे हैं कि कांग्रेस का दिख रहा है, कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है, नो डाउट आज की लहर और आज का जो माहौल है वो यही दिखा रहा है। लेकिन जो परिणाम की स्थिति है, जिस तरीके से इनेलो भी अपने आप को मजबूत कर रही है, जिस तरीके से अगर आप सिरसा की खास तौर से बात करें, गोपाल कांडा जो हैं इनेलो के साथ समर्थन लेकर अपने आप को यहाँ चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। और वहीं जब बात आ रही है कि बाकी बीजेपी की बात करें, वो भी बड़े ही अपनी रणनीति को जिस तरीके से बना रखा है, किसी भी तरीके से वो दोबारा सत्ता लेके आना चाहती है। तो क्या लग रहा है आपको? अपनी बात कहो ना, आपको क्या लग रहा है? आपका नहीं, जो स्थिति जो लग रही है कि कहीं ना कहीं से अपने आप को डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी लगी हुई है, और बाकी तो ये परिणामों के बाद ही, क्योंकि जनता ने मोहर लगानी है उसके ऊपर। तो एक सवाल अब जरा इन लोगों से पूछता हूं मुद्दों पर
कि जो भी इनका आकलन है वो किस मुद्दे पर आधारित है, इन्हें क्या लग रहा है चुनाव के मुद्दे। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा सिरसा पर भी बात करूंगा, सिरसा के सियासी अतीत पर भी बात करूंगा। सिरसा जो देवीलाल का गढ़ है, वहाँ इस बार जहाँ देवीलाल के परिवार के 6 सदस्य 3 विधानसभा सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं, बल्कि एक सीट तो ऐसी है जो देवीलाल परिवार के 3 सदस्य लड़ रहे हैं 3 अलग अलग पार्टियों से, उन सब पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर परमानंद जी नाम बताया शायद आपने। प्रभुदयाल आप बीबीसी से भी जुड़े हो। तो मैं जैसे पिछली बार एक राउंड में तो ये समझ गया कि आपकी राय क्या है, किसकी सरकार के आसार है, मुद्दा क्या है संक्षिप्त में सबसे एक बार, जिसके आधार पर आपको लगता है जो आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार क्या। किसानी मुद्दा है, पहलवानी मुद्दा है, जवानी मुद्दा है, अग्निवीर का जो योजना थी उससे लोग नाराज़ हैं, किसानी से बहुत लोग नाराज़ हैं। यहाँ हरियाणा पूरा किसानी पे निर्भर है और किसान पूरे के पूरे बीजेपी से नाराज़ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा किसानी का मुद्दा है। इससे ये लग रहा है कि जो किसानी के मुद्दे जो बीजेपी के नहीं काम किए उन किसानों के लिए, इसलिए उससे नाराज़ होकर कांग्रेस की तरफ वो जा रहे हैं। इसलिए वो आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा है जिसकी वजह से? जैसे कि प्रभु जी ने बताया, किसानी का मुद्दा तो है ही है, क्योंकि हमारा ज़िला है जो किसान बेस्ड ज़िला है, इसमें वो तो एक सबसे बड़ी समस्या है, पूरे हरियाणा में भी है ये। पर सबसे बड़ी समस्या है कि लोग शासन और प्रशासन दोनों से ही नाराज़ है। उसका कारण ये है कि पोर्टलों पे डाल दिया सारा कुछ, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी। इतने दुखी हैं लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा मिल जाए, पोर्टलों से, शासन और प्रशासन से या ऐसे से छुटकारा मिल जाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे को यही लगता है। आपने चूंकि कहा ज़्यादातर की राय ये है कि एक की सरकार आ रही है, जिसका कहा लोगों ने, आपने कहा हंग असेंबली, मेरे ख्याल से इतने में आप ही ने कहा। तो आपको क्या मुद्दा लग रहा है इस चुनाव के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है? देखिए, सिरसा के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो नशाखोरी की समस्या है। इस राज्य में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इनके अपने ही लोगों ने बिकवाया है। पुलिस के संरक्षण में नशा बिकता रहा है, हमारी जवानी यहाँ ख़राब होती रही है। अगर किसानी की बात करूँ, एग्रो बेस बात करूँ, ये एग्रो बेस एरिया है। चौटाला परिवार ही था जिन्होंने यहाँ किन्नू उत्पादन में जैसे नंबर 1 है हम पूरे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने किन्नू प्रोसेसिंग के प्लांट लगाए। गेहूं उत्पादन में सिरसा नंबर 1 है, अब झींगा उत्पादन में भी नंबर 1 है, उसके भी यहाँ प्लांट लग रहे हैं। और नशा में भी नंबर 1 है, पूरे में भी नंबर 1 है। हाँ, पूरे हरियाणा के। मैं हरियाणा में कल कई गांव देख के आया, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें नशा नहीं चल रहा हो। पुलिस थाने के बाहर भी नशा बिक रहा है और तरह तरह के सिंथेटिक नशे बिक रहे हैं, तो इसमें भी तो नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि सिरसा नशाखोरी में भी नंबर 1 होता जा रहा है। और इतने ज़्यादा जवान लड़के एक्सपायर हुए हैं कि मतलब जो है, आप इसका जो है इतनी वेदना, और उन घरों का आप जाके हालात देखेंगे तो खुद ही लगेगा कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं चुनाव के। बिल्कुल। तो नशाखोरी अगर मुद्दा बनेगा तो किसको नुकसान होगा? फिर तो बीजेपी को। देखिए, जितना बिल्कुल बीजेपी को लॉस है। हिसार से परे परे आप डेवलपमेंट देखेंगे, बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, मानेसर में प्लांट लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं। सिरसा उपेक्षित रहा है। सिरसा पिछले 20 साल से, ना 10 साल में कांग्रेस ने कुछ किया, ना 10 साल में बीजेपी ने कुछ किया। सिरसा जो है बिल्कुल उपेक्षित रहा। यहाँ कोई प्लांट नहीं आया, कुछ नहीं आया। यहाँ बल्कि एक शुगर मिल थी तो वो भी उठा के यहाँ से जींद ले गए। चूंकि आपने कहा कि 10 साल या 20 साल से नहीं आया, भाई जब चौटाला 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 2000 से लेकर 2005 तक, उसके पहले भी देवीलाल रहे, उप प्रधानमंत्री हो गए, तो जिस सूबे से, जिस जिले से आदमी 5 बार मुख्यमंत्री कोई नेता हो जाए, जिस जिले का नेता डिप्टी पीएम हो जाए, जिस जिले के किसी एक परिवार से ही 9 आदमी सांसद और मंत्री और उप प्रधानमंत्री हो जाए, उस जिले की तो तकदीर, तस्वीर सब बदल जानी चाहिए। वो सब हुआ। 5 साल में कोशिश की। सबसे बड़ी बात शिक्षा की। जो एक छोटा सा रीजनल सेंटर था चौधरी देवीलाल के नाम पे, भजनलाल जी ने वो भी बंद करा के हिसार में ले गए। सबसे बड़ी बात इनकी है कि इन्होंने यहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने चौधरी देवीलाल विद्यापीठ बनाई, ताकि हमारे इलाके के लोग शिक्षित हो सकें। ये 250 एकड़ में जो यूनिवर्सिटी बनी है, ये बहुत बड़ी देन है। और आप देखेंगे कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने खुद यहाँ से PhD की है मास कम्युनिकेशन में। तो कहने का मतलब है कि मतलब आपको लग रहा है उन्होंने काम किया? उन्होंने शिक्षा तो देखो चौटाला परिवार ने यहाँ दी है, यूनिवर्सिटी दी, विद्यापीठ दी। किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट आया तो उनके राज में आया, शुगर मिल आई पन्नीवाड़ा में, उनके राज में आई। शुगर मिल बाद में हुड्डा साहब उधर जींद शिफ्ट करके जूट मिल आई। वो हालांकि अलग बात है कि जूट मिल के उद्घाटन के बाद वो शुरू ही नहीं हो पाई और सरकार चली गई। चलिए ठीक है, ठीक है, आप समझ गए। आप कह रहे हो कि उनके समय में काम हुआ। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? सर मुद्दा, क्या ये वाकई सिरसा में पहले बहुत काम हुआ और इसी 20 साल में नहीं हुआ? बिल्कुल, जो इन्होंने बताया किसानी है,
और नशा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना बड़ा है, पूछो ना। जो तहसीलें हैं उनमें बिना पैसे काम नहीं होता। जो काम 100 रुपये में होता था पहले, वो अब 500 में है। भ्रष्टाचार भी करते हैं वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। शिक्षा भी यहाँ डाउन है और स्वास्थ्य, यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें आप जाके देखोगे तो पता लग जाएगा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर, जैसे इन्होंने बताया, किसान, जवान और नौजवान। किसान बिल्कुल मुखर हैं, उनके खिलाफ हैं। नौजवान नौकरियों के लिए हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, पिछले 9.5 साल या 10 साल से हरियाणा में अफसरशाही हावी है। बीजेपी का जो मंत्री था या पदाधिकारी है या वर्कर है, किसी की कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मनोहर लाल सरकार का जो था कि अफसरशाही हावी रही और लोग प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उसको लेकर के चक्कर काटते रहे। किसान अपना आंदोलन चलाते रहे। बेरोजगारी हरियाणा में सबसे चरम सीमा पे है। सिर्फ ग्रुप डी के अलावा हरियाणा में कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। युवा आज दर दर भटक रहा है। आज आप एक ऐड निकालो कि हरियाणा में यहाँ पे 100 लोगों को भर्ती नौकरी देनी है, सुबह आपको यहाँ पे 1 लाख लोग हाजिर मिलेंगे। ये हरियाणा का हाल है पिछले 10 साल से। तभी तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 44 या 45 हज़ार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों ने प्यून की नौकरी के लिए, स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई किया और नंबर 1 हरियाणा में। हाँ, आपके लिए मुद्दा यहाँ आपके हिसाब से, मतलब एक पत्रकार, सबसे बड़ा मुद्दा तो नशाखोरी है। जैसा बलजीत सिंह जी ने बताया, नशा यहाँ इतना व्यापक पैमाने पर फैल चुका है कि हर रोज़ नौजवानों की मौतें हो रही हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है, यहाँ से घग्गर नदी गुजरती है, उसमें साल भर में 6 महीने बहुत ही जहरीला पानी बहता है और कैंसर से बहुत ही लातदात लोग, बेशुमार लोग मर रहे हैं। गांव-गांव में मतलब कैंसर के आपको मरीज मिल जाएंगे। तीसरी जो बड़ी बात है, जो भांबू जी ने कही कि बेरोजगारी बहुत हद दर्जे से आगे बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार भी है, अफसरशाही हावी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ सिरसा की बात करें तो सिरसा, जैसा बलजीत सिंह जी ने बताया, कॉटन में, गेहूँ में, किन्नू में नंबर 1 है, लेकिन बावजूद इसकी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं, एक सिंगल इंडस्ट्री नहीं है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। आपके हिसाब से? अजीत जी, जो चुनावी समय होता है, मुद्दों पे तभी चर्चा होती है। जैसे ही समय टप जाता है, मुद्दे अपने आप में धुलमित हो जाते हैं। अगर बात करें नशे की, नशा मुद्दा कह सकते हैं कि इसका नुकसान बीजेपी को भी है। जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा राजनीतिक दल है, उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक ये चर्चा ही हो रही है कि हम ये करेंगे या ये नशा मुद्दा है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, सिर्फ उस मुद्दे को दिखाती है। क्यों मुद्दा नशा क्यों नहीं होना चाहिए? मुद्दा नशे का मुद्दा जरूर है, लेकिन उस मुद्दे को सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन उस पर काम नहीं किए जाते। तो काम सरकार करेगी ना? सरकार करेगी, लेकिन सरकार के साथ साथ जो आप सभी का दायित्व बनता है। पहले सरकार का दायित्व बताओ भाई। मैं गया जिस गांव में, रोडी के गांव में और जगह, वहाँ थाने के बाहर भी चिट्टे बिक रहे हैं, तो उसमें सरकार का क्या दायित्व है? पुलिस का क्या दायित्व है? हर घर में नशे वाला है, कहीं मौतें हो रही है। मैं 10 घर होके आया हूँ कल, मेरे वीडियो में अभी जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं। वहाँ हर आदमी अगर नशे का शिकार हो रहा है, खुलेआम नशा बिक रहा है। मुझे बोला आप चाहो कितना चाहो अभी चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग और 4 तरह के कैप्सूल दिलवा देते हैं। उसको कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा, आप रोकेंगे, विपक्ष रोकेगा, या सरकार का सिस्टम, पुलिस रोकेगी? सरकार जब तक प्रशासन को खुली छूट नहीं देगी, उनको खुली छूट नहीं देगी, तब तक ये नशे तो प्रशासन क्या कांग्रेस का है या बीजेपी का ही है? ये सबके सामने है, जग जाहिर है। नारकोटिक सेल तो बना दिया गया है, लेकिन कार्रवाई वैसे नहीं हो पाई। आज आप खुद कह रहे हैं कि मैं सिरसा में देख के आया हूँ। वाकई में बहुत, हमने खुद अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई, लेकिन अवेयरनेस कैंपेनिंग से नहीं, जब तक इस पे लगाम नहीं लगाई जाएगी। कौन लगाम लगाएगा? सरकार कहीं ना कहीं जब इस पे विफल होती है, हाँ। तो इस चीज़ के लिए प्रशासन जो है उसको कहीं ना कहीं वो सरकार को भी कहता है। चलिए ठीक है। अब ये एक नशे पर मैं चाहूँगा इन्हीं पत्रकारों से इस वीडियो के बाद एक नशे पर अलग से एक वीडियो करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है नशे का। और जिस तरह से सिरसा के अलग अलग गांवों में नशे के शिकार युवा हैं, वो एक बहुत विकराल समस्या है। और ये सिर्फ चुनावी भाषणों और वादों में आज कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है जिसकी सरकार बनती है, क्या उसके लिए कार्रवाई करती है, करेगी? ये सवाल है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन अब आते हैं सिरसा की सियासत और सिरसा के चुनावी समीकरण पर। अब अगर सिरसा के सियासी समीकरण की बात करें तो बीते 3 चुनाव में अगर देखें, और इससे पहले भी जैसे कि मैंने कहा लोक दल का गढ़ रहा है, लेकिन 2005 में कांग्रेस यहाँ से 3 सीटें जीती थी, लोक दल शायद 2 सीटें। 2009 में लोक दल 3 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन था, 1 सीट शिरोमणि अकाली दल, 1 निर्दलीय। और 2014 में लोक दल 4 सीटें और 1 शिरोमणि अकाली दल कालांवाली शायद, हाँ। और 2019 में कांग्रेस 2 सीटें जीती, लोक दल 1 और 1 गोपाल कांडा की पार्टी और 1 निर्दलीय। इस बार क्या होने वाला है ये अब जरा समझेंगे। और इसलिए भी जो भूमिका में मैंने बताया कि देवीलाल के परिवार के 6 लोग,
6 लोग लड़ रहे हैं आपस में या 7 लोग? 6 लोग, आपस में तो 5 लोग लड़ रहे हैं। 5 लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए ये सिरसा की सीट पारिवारिक लड़ाई को एक तरह से अंजाम पहुंचाने की भी, विरासत पर कब्जे की भी लड़ाई है। तो पहले आप ही से शुरू करते हैं, सिरसा से शुरू करते हैं हम, फिर हम जाते हैं आसपास। सिरसा, गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ गोपाल कांडा के खिलाफ, वो पिछली बार 602 वोटों से हारे थे, तब उन्हें लोकदल का समर्थन था, निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। इस बार गोकुल सेतिया कांग्रेस के साथ हैं। गोपाल कांडा अपनी पार्टी जो उनकी है लोकहित पार्टी, उसके टिकट पर हैं, लेकिन बीजेपी का अघोषित समर्थन है। बीजेपी ने कैंडिडेचर अपना यहाँ वापस ले लिया। और इसके अलावा बाकी चुनाव मैदान जो भी। सिरसा में क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जैसा आपने कहा कि इकलौती सीट सिरसा की है 90 में से, जहाँ से बीजेपी ने अपना नामांकन वापस लिया उम्मीदवार का। तो इसको उस तरीके से समझिए सिरसा के इतिहास के दृष्टिकोण से कि सिरसा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों पे आज तक 1952 से संयुक्त पंजाब के समय से देखें तो सिर्फ 1967 में भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तब लक्ष्मण दास अरोड़ा सिरसा से विधायक चुने गए। गोकुल सेतिया के नाना? हाँ जी, गोकुल सेतिया जी के नाना। 1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल जी भाजपा की टिकट पर सिरसा से विधायक चुने गए। 2019 में सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद चुनी गई। ये 3 ही ऐसे आंकड़े हैं जो भाजपा के पक्ष में जाते हैं, नहीं तो भाजपा के लिए यहाँ की ज़मीन जो है बंजर रही है। अच्छा, चूंकि सियासी इतिहास का जिक्र कर दिया, मैं भूल गया, इसलिए वो बताना भी ज़रूरी है। सिरसा कुमारी शैलजा की सिटिंग सीट है सांसद के तौर पर, और कुमारी शैलजा के फादर, अगर मुझे ठीक से याद है, कम से कम 4 बार यहाँ से सांसद रहते हैं, अलग अलग समय। 4 बार सांसद। और शैलजा तीसरी बार सांसद चुनी, हार भी गई थी तीसरी बार, तो 7 बार शैलजा और उनके पिता की ये सीट रही। हाँ बिल्कुल, तो भाजपा के लिए ये बंजर जमीन रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को ये देखिए, आप 2014 के अंदर जब 47 सीटें बहुमत मिला, अपने बलबूते पर पहली बार सरकार बनाई, सिरसा में खाता नहीं खुला। लेकिन अभी हम सिरसा प्रेजेंट पे जरा आइए जल्दी, क्योंकि बहुत लोग हैं सब। तो मुझे गोपाल कांडा वर्सेस गोकुल सिरसा में मुद्दे उसी तरीके की कि मेडिकल कॉलेज। नहीं, मैंने कहा गोपाल कांडा वर्सेस गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया आज के टाइम में आगे चल रहे हैं। हाँ। गोपाल कांडा का इलेक्शन बहुत मतलब पीछे है। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि गोपाल कांडा क्या है कि अक्सर वो चुनावों के समय यहाँ आते हैं। गोकुल सेतिया क्या है कि पिछले 4.5 साल जब वो इलेक्शन हारे 602 वोटों के मार्जिन से, लगातार सक्रिय हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने भाजपा में रहते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला जनता के मुद्दों पर। इसलिए कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया, अगर वो इतने ही मतलब मजबूत कैंडिडेट थे, तभी उनको मतलब कांग्रेस ने टिकट दिया और वो बिल्कुल इलेक्शन के एन पीक टाइम पे कांग्रेस में शामिल हुए। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ जो लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो गोपाल कांडा हैं वो कई कांडों के लिए कुख्यात भी हैं, और जब कोई कांडों के लिए कुख्यात होता है तो उसको कुख्यात बोल सकते हैं। जो आत्महत्या के मामले में उकसाने के आरोपी बने, ये अलग बात है कि वो बरी हो गए। शानदार महल में रहते हैं, और उस महल का वीडियो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, हमारे वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। उस पर तब मैं आया था तो बीजेपी का झंडा लगा था, वीडियो दिखाया, अगले दिन झंडा उतर गया। लेकिन परसों मुझे यहाँ से तस्वीर किसी ने भेजी कि फिर झंडा लग गया, क्योंकि उनके भाई गोपाल कांडा बीजेपी में। तो गोपाल कांडा के बारे में सिरसा में बच्चा किसी से भी बात करेंगे तो कई लोग ऐसा एक जुमला कहते हैं कि माहौल तो गोकुल सेतिया का है, लेकिन आखिर में जीत जाएगा गोपाल कांडा। मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलते हैं कि 5 तारीख को चुनाव है, 30 तारीख से 5 तारीख तक इतने पैसे बंटने लगेंगे कि पैसों के दम पर भी चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि बेशुमार दौलत जिसके पास हो वो चुनाव में बहुत खर्च भी करता है। खर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब सीधा सवाल इससे, सिरसा और गोपाल कांडा। सर, जवाब देने से पहले मैं शुरू करूंगा। अभी ना पीछे गाना चल रहा है, सिरसा की इस हॉट सीट पे गोकुल सेतिया आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पिछले 5 साल से गोपाल कांडा यहाँ से गायब है। 1 महीने सिर्फ वो आते हैं यहाँ पे। किसान आंदोलन से गोपाल कांडा गायब है, गोकुल सेतिया वहाँ पे मौजूद है। घग्गर में बाढ़ आती है, गोकुल सेतिया 10 फीट 20 फीट पानी में तैरता है, लोगों के साथ खड़ा होता है। गोपाल कांडा गायब होता है। और उसके बाद जो धनबल की आप अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस बार धनबल भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, फील्ड में हम जाते हैं, लोग बताते हैं कि ये गली ना कागजों में बन गई है, इसके पैसे आ गए हैं, लेकिन धरातल पे वो नहीं बन रही। उसके साथ नशा यहाँ पे ज़बरदस्त है। और पिछले 5 साल में गोकुल 600 वोटों से हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर मुद्दे पे वो बहुत स्ट्रोंगली खड़ा रहा, चाहे वो गली का था, नाली का था, खाल का था, किसानों का था, युवाओं का था, नौजवानों का था। वो हर समय वहाँ पे मौजूद रहा और उसका वो रोल 5 साल का इस चुनाव में
खुलकर बोल रहा है। मैं सीधा सीधा स्पष्ट आदमी हूँ, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, गोपाल कांडा जो मर्जी कर ले। इस बार जनता बोल रही है खुल के, मैं रोजाना गांव में जा रहा हूँ, फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ कि इस बार गोकुल सेतिया जीतेगा, गांव में थंपिंग मेजोरिटी से, उसके साथ साथ शहर में भी। और गोकुल ने एक नया यहाँ पे जो राजनीतिक है वो नया सिस्टम एक स्थापित किया है जिससे लोगों को उम्मीद बंधी है। कट शॉर्ट में, चूंकि बहुत सीटों पर बात करनी है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है सिरसा में? देखिए जी, यहाँ गांव में हम जा रहे हैं धरातल पे, तो गांव में क्या माहौल है। गांव में जहाँ पहले गोपाल कांडा जहाँ एवी थे वहाँ उनको मार पड़ रही है इस बार, और गांव में पैसे की बात चल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि पैसे भी लेंगे लेकिन वोट जो है गोकुल सेतिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अधिकारियों के अफसरशाही हावी नहीं होने देते। पिछले 5 साल से वो लगातार प्रयास में हैं, गाँव में, शहर में, जहाँ भी। यहाँ नगर पालिका का मुद्दा था, घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला हुआ था, और जो गोकुल सेतिया ने उठाया था, तो उसी वजह से उसको गांव में और शहर में दोनों तरफ। तो आपको क्या लग रहा है चुनाव में? यहाँ से जो गोकुल सेतिया है वो हैवी है जी। आपके हिसाब से? देखिए, पत्रकार हैं हम, भविष्यवेत्ता नहीं है, बड़ी बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है और मार्जिन 1000-2000 का रहेगा। अभी मेरे मित्र ने बात की कि वो पानी के अंदर खड़े रहे, वहाँ खड़े। लोगों को अपनी समस्या हल करवाने से मतलब है। जब कोरोना का काल था, सबके गेट बंद थे, तब ये कांडा परिवार ही था जिन्होंने हॉस्पिटल खोला 150 बेड का और लोगों का इलाज करवाया। ऑक्सीजन के सिलेंडर जो लोगों को अवेलेबल नहीं हो रहे थे, इन्होंने अवेलेबल करवाई। आपने बात की सिरसा में नशाखोरी की, इनके लगातार धार्मिक प्रोग्राम कराने से आज तक जितने भी इनके, अभी पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, लोगों को शपथ दिला के गए हैं कि आप नशाखोरी ना कीजिए। उन धार्मिक योजनाओं से ये ठीक है राजनीतिक लाभ लेते होंगे, मैं नहीं मानता इस बात को, जो वो इनकी अपनी सोच है, लेकिन उस बात का ये जरूर असर हो रहा है क्योंकि हमारा जो सिरसा जिला है वो एक धर्म नगरी है। नामधारियों का डेरा यहाँ, सिकंदरपुर वालों का डेरा यहाँ, सच्चा सौदा का डेरा यहाँ, गुरु नानक यहाँ रहे, गुरु नानक देव जी यहाँ रहे, जगमाल वाली का डेरा यहाँ। तो धर्म नगरी के अंदर अगर नशा बढ़ रहा है और ये संत महात्मा बुलाकर लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं नशा ना करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हारे जीते कोई वो अलग बात है, हम भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन जो हार जीत का अंतर है वो 1000-2000 का रहने वाला है। हाँ, इनेलो का अगर समर्थन मिला है तो कांडा उस बात से मजबूत हुआ है। उससे पहले वो हार रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। आज के दिन मैं भी मानता हूँ गोकुल प्लस है, लेकिन अभी जो है अभी बड़े खेल होने हैं। आप खुद अभी कह रहे हो कि पैसे के खेल भी होने हैं, सत्ता के खेल भी, लोभ प्रलोभन, अभी बहुत खेल होने हैं, पता नहीं अभी क्या होगा। तो उस खेल में बहुत पैसे बांटते हैं। जैसे मैं कहीं गया था, किसी एससी बस्ती में गया था मैं पिछली बार जब आया, 10 दिन हो गए शायद, 8 दिन, तो वहाँ लोगों ने कहा कि 2-2 हज़ार तक के वोट के ऑफर के आ रहे हैं, हमारे परिवार में 10 हैं, हमने तो कहा कि 5,000 प्रति वोट लेंगे, कम से कम 25,000। फिर दूसरा आदमी बोल रहा है जरूरत पड़ने पे एक वोट के 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी होता है? देखिए जी, महंगाई बहुत है, मंदी की मार बहुत है, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। अगर वो फिर क्या होगा, 2 पैसे ले भी लेंगे लोग तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब पैसे का बहुत खेल हो रहा है। पैसे का खेल तो होता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आचार संहिता के तहत, और अगर चुनाव आयोग चाहता है कि सही चुनाव हो, जो चुनाव आयोग की मंशा पर 100 सवाल हैं, तो सख्ती से अगर इसको देखा जाए गांव-गांव में कि कहां पैसे किस रूप में जा रहे हैं और कैसे वोट खरीदे जा रहे हैं, तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। बहरहाल, आपको क्या लग रहा है सिरसा में? हाँ जी, सिरसा में ऐसा है जी, जैसे कि लोगों से रुझान मिल रहे हैं, लोगों में चर्चा हो रही है, उससे तो ये लगता है कि गोकुल सेतिया आराम से ये सीट जीतेंगे। परंतु मैं मानता हूँ कि यहाँ कांटे की टक्कर है, हार जीत बहुत ही कम मार्जिन से होगी। गोपाल कांडा को अभय सिंह चौटाला ने भी समर्थन दिया है। स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि मैं हर कोशिश करूँगा, जितना भी मेरा दमखम लगा के गोपाल कांडा को जीत दिलाने का काम करूँगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ? देखिए, किसान जो हैं अभी नाराज़ हैं। अभी जो इनेलो का समर्थन दिया है उससे ये लगा है कि ये बीजेपी के साथ हैं, लेकिन किसान नाराज़ हैं, इसलिए गोकुल सेतिया आज के डेट में अपर हैंड है। गोकुल सेतिया अपर हैंड है। अब इनसे नहीं पूछा, चलिए आपके हिसाब से क्या लग रहा है सिरसा में, गोकुल सेतिया वर्सेस गोपाल कांडा? किसान आंदोलन के बाद ख़ास तौर से अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ का ग्रामीण जो है, जो किसान है, वो जागरूक हो चुका है। वो भी इस राजनीति को समझना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर आज जो गांव की स्थिति है, 60% गोकुल आगे है और 40% जो है गोपाल कांडा आज के समय में आगे चल रहा है। मतलब कुल मिला के गोकुल का पलड़ा आज भारी है। और वहीं जो बात आती है कि धर्म नगरी है, जो आपस की बात है, गोकुल की अगर बात करते हैं, गोकुल सेतिया ने ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर, जैसे आपसे मिले, आपका नंबर लिया, आपकी फ़ोटो खींची, अपने मोबाइल में सेव किया, इस तरीके से उन्होंने सिरसा की जनता को अपने मोबाइल के अंदर व्यक्तिगत तौर से जोड़ रखा है। और बात आती है गोपाल कांडा की,
उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, कोई गरीब कन्या की शादी है, उनमें लेके जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं उनसे इसलिए जुड़ा हुआ है, उनके सुख दुख के वो साथी बने रहते हैं। लेकिन स्थिति जो है इस तरीके से धन बल की और जो ये बनी हुई है, आपने शायद देखा भी होगा गोकुल सेतिया की स्पीच में वो कह रहे हैं अगर तुम्हें पैसे मिलते हैं तो खुल के लो, ये तुम्हारा ही पैसा है। तो ये तो लग क्या रहा है अभी आज की तारीख में, आप 60-40 बोल रहे हो। हाँ, गांव तो के ये अंदर- अगले 5 दिन में धन बल के दम पे कुछ दाएं ऐसा बाएं है, हो सकता है। डैमेज कंट्रोल देखो, आमने सामने की लड़ाई है, बराबर की लड़ाई चल रही है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ। गोपाल कांडा अपनी ओर से डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। गोकुल सेतिया की ये नज़र है किसी तरीके से जो मेरी स्थिति आ जाए वैसे ही बनी रहे और ताकि मैं उसके विनर रह सकूं। अब ये बीजेपी और गोपाल कांडा के बीच क्या खेल है भाई, कि बीजेपी ने एकमात्र सीट है सिरसा जहां से घोषित उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा शायद नाम वापस था। ले लिया, वापस ले लिया पर्चा। ये मिल के खेल रहे हैं। गोपाल कांडा मनोहर लाल खट्टर के हाथों में खेल रहे हैं। दिन में झंडा कुछ और होता है, रात को झंडा कुछ और होता है, और ये शिकार हो गए मनोहर लाल खट्टर के विधायक बनने के चक्कर में। अगर गोपाल कांडा बीजेपी को अवॉइड करते, खुद चुनाव लड़ते, तो उसका बेनिफिट इनको ज़्यादा होता। बीजेपी का साथ लेने के बाद इनको नुकसान हो रहा है। तो साथ नहीं लेना चाहिए बीजेपी खुल के बोल भी नहीं रही है, प्रचार भी नहीं कर रही है, या स्थानीय स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता गोपाल कांडा के साथ बोल कर रही रहे है हैं? सर, उनके कैंडिडेट उनके साथ घूम रहे हैं, ओके। रोड शो में उनके साथ जा रहे हैं, तो वो खुलेआम उनके है। ऑफिस जा रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही ओके। कि लोग लेकिन इसका फायदा भी तो हो सकता है कि बीजेपी के वर्कर, इसका फायदा भी तो हो सकता है दूसरा पक्ष कि बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के वोटर गोपाल कांडा की तरफ जाएंगे तो वोट उनको नहीं, वो मिलेगा। बीजेपी में भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं। अच्छा। अमन चोपड़ा बीजेपी नेता हैं, लगातार गोपाल कांडा की खिलाफत कर रहे हैं कि बीजेपी की टिकट आनी चाहिए थी, चुनाव लड़ना चाहिए था। हाँ। वो भी तो नुकसान होगा ना। अब चूंकि बहुत सारी सीटें हैं इसलिए बाकी सीटों पर भी बात करनी पड़ेगी। उससे पहले एक बात और, अचानक इन्होंने जिक्र कर दिया बलजीत जी ने, कि सिरसा तरह तरह के डेरों का भी इलाका है और सिरसा का इतिहास सदियों पुराना इतिहास, बहुत अलग अलग धर्मों से जुड़ा इतिहास भी है। और सिरसा में गुरु नानक शायद 40 दिन तक रुके थे। चलिया काटा था जी। हाँ, 40 दिन चिल्ला तक साहब गुरुद्वारा उनकी याद में चिल्ला बना साहब हुआ है। गुरुद्वारा उनकी याद में है। सिरसा में ही राम रहीम का वो डेरा भी है, कुख्यात राम रहीम जो सलाखों के पीछे हैं। कई मामले उन पर अभी भी परोल पर और बाहर निकलते रहते आते रहते हैं। तो सिरसा में ही उनका भी डेरा सच्चा सौदा है। सिरसा में और भी कई बाबे के डेरे हैं। जगमाल वाली राधा स्वामियों का डेरा, सिकंदरपुर में राधा स्वामियों का बहुत बड़ा डेरा है। जगमाल वाली जो है वहाँ भी उनका डेरा है। नामधारियों का डेरा जो है, मस्तानगढ़ भी और जीवन नगर भी, 2 डेरे वहाँ भी है उनके। तो ये सब बहुत डेरे भी हैं। सरसाईनाथ की नगरी है सिरसा जो है, सरसाईनाथ जी की नगरी है। तो यहाँ तो संतों का प्रवास शुरू से रहा है, तभी तो इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी संतों की नगरी हो, रिलीजियस और लोग, संतों में राम रहीम जैसे संत भी हुए। चलो वो भी तो एक संत थे जिनके राम रहीम को एक्सपोज करने की वजह से सिरसा का एक पत्रकार, छत्रपति नाम था, जी रामचंद्र छत्रपति, जिनकी हत्या हो गई थी क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया था राम रहीम को। वो भी, उनको आप लोग जानते होंगे छत्रपति को? जी आप बिल्कुल लोग के जानते बीच थे, रहे बिल्कुल होंगे। साथी थे हमारे। हाँ, तो ये भी सिरसा में हुआ। लेकिन अब हम आते हैं पॉलिटिकल, चूँकि वक्त कम है, वीडियो लंबा ना हो जाए, हम शुरू यहीं से करते हैं इधर से, कि सिरसा की 2 और सीट है जिस पर सबकी नज़र होगी। एक है एलनाबाद, जहाँ से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला 2019 में भी जीते थे, उसके पहले भी जीते, शायद 4 बार, अगर मुझे ठीक से बोल रहा हूँ, 4 बार शायद एलनाबाद से। और 2021 में उपचुनाव हुआ क्योंकि उन्होंने किसानों के समर्थन करते हुए, आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उपचुनाव में फिर जीते। तो एलनाबाद, और चूँकि अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं, उनके सामने भरत बेनीवाल है, सही नाम बोल रहा हूँ, कांग्रेस के। दोनों में एक दुश्मनी जैसा रिश्ता भी है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा पिछली बार एलनाबाद में लड़े थे और काफ़ी वोट मिल गया था। इस बार सेट कर लिया अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा को, तो गोविंद कांडा चुनाव नहीं लड़ रहे। उसके बाद एक सीट है रानिया में दिलचस्प बात क्या है कि रानिया में अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला और उनके सामने रंजीत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब दादा और पोता हो गए। और वैसे डब्बाली में 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला, अमित शाह जो सिटिंग कांग्रेस के विधायक हैं, और उसके अलावा इनके परिवार के आदित्य देवीलाल चौटाला, तो वो लड़ रहे हैं। बहरहाल हम इधर से शुरू करते हैं। इन दोनों सीटों का संक्षिप्त एक बार में सब लोग बात करते हैं, रानिया और एलनाबाद। अगर जो रानिया की बात की जाए तो वहाँ कांग्रेस की और
इनेलो की टक्कर है। और अब जो लग रहा है वो इनेलो अपर हैंड लग रही है अभी जो है कहाँ? उसमें रानिया में और एलनाबाद में? एलनाबाद में दोनों का मुकाबला है, लेकिन अपर हैंड अभी अभय सिंह लग रहा है, इनेलो के अपर हैंड है। अभी अगर देखें सिरसा में 5 सीटें हैं, तो 5 सिरसा की 5 सीटों में आप क्या देखते हो, किसको कितनी सीटें? 5 आप? सीटों में 3 कांग्रेस की देख रहे हैं, 2 इनेलो की देख रहे 3 हैं। कांग्रेस कौन सी? 3 कांग्रेस की सिरसा, हाँ, डबवाली और कालांवाली। डब्बाली वहाँ सिटिंग है अमित शाह। अमित शाह का अच्छा। अमित शाह का फिलहाल अपर हैंड है। आपको क्या लग रहा है सिरसा की 5 सीटों में से? सिरसा की 5 सीटों में से जो प्रभु जी ने बताया वही आंकड़ा है कि डावाली में अमित शाह अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं, और सिरसा में गोकुल सेतिया कांग्रेस के हैं, और रानिया में जो है अर्जुन चौटाला हाँ। इनेलो के। एलनाबाद में भी अभय सिंह चौटाला, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एलनाबाद सीट है इनेलो के पास ही है। 1-2 बारी शायद किसी और के कोई और कालांवाली पार्टी का जीता होगा। कालांवाली तो शीशपाल केरवाला काफ़ी आगे चल रहे हैं बाकियों से। आपके हिसाब से सिरसा की 5 सीटों में से? जी देखिए, कालांवाली बिल्कुल स्पष्ट है, शीशपाल केरवाला जीत रहे हैं, मतलब कांग्रेस। और डबल की बात करूं, आज के दिन अपर एंड अमित शाह हैं। और बाकी आपने अभी चर्चाएं की थी, तो मैं सारी सीटों को लेकर आपको एक बात बड़ी कहने जा रहा हूं। जैसे चर्चा है पैसों का खेल होना है, वैसे चौटाला परिवार का एक और खासियत है, लास्ट की रात में एक हो जाते हैं। पता नहीं कौन किसको क्या वोट डलवा देगा, समीकरण ही बदल जाएंगे। नहीं, लेकिन आपको कहीं इसकी गुंजाइश लगती है कि लास्ट में अजय सिंह अभय सिंह एक हो जाएं या अभय सिंह दुष्यंत एक हो जाए? इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है जी। राजनीति में कुछ भी संभव है। रानिया में पिछली बार चौधरी रंजीत सिंह 87 के बाद कभी कोई चुनाव नहीं जीते। पिछली बार उनको अंदर खाते मदद हो गई तो वो चुनाव जीत अरे गए। अंदर खाते मदद हो गई। पिछली बार अभय सिंह का बेटा नहीं था ना, इस बार अभय सिंह का बेटा अर्जुन लड़ रहा है पहली बार, तो अभय सिंह तो चाहेंगे उनका बेटा जीते, वो थोड़े मतलब रंजीत सिंह की तरफ चले नहीं, जाएंगे। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ, तब वो नहीं लड़ रहे थे। इस बार तो आमने सामने हो गया। इस बार तो दादा पोता में मुकाबला है। दादा इसमें पोता कोई, लेकिन आज पोता हैवी है, आज के दिन पोता हावी है। और सेम डब्बाली में भी वैसे ही हो गया मुकाबला, परिवार मतलब एक वहाँ तिकोना मुकाबला है, आज के दिन वहाँ तिकोना मुकाबला। वहाँ अगर कुलदीप सिंह गदराना जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो सिख बेल्ट के अंदर जितने ज़्यादा वोट लेके जा रहे हैं, उतना अमित शाह को नुकसान है, उतना दिग्विजय को और आदित्य चौटाला को फायदा है, और अमित शाह को उतना ही नुकसान है। जितने वोट वो ज़्यादा लेंगे। हालांकि बीजेपी ने भी वहाँ एक सिख कैंडिडेट बलदेव सिंह मांगेयाना को खड़ा किया है, लेकिन उनसे ज़्यादा वोट कुलदीप गदराना ले जाएंगे। कुलदीप गदराना अगर ले जाते हैं 20,000 वोट, तो आप देखेंगे कि आदित्य देवीलाल जीत जाएंगे। तो आपको अभी ओवरऑल सिरसा की 5 सीटों में से क्या दिख रहा है? जी मेरे को ये दिख रहा है कि लगभग जो है 3 सीटें इनेलो ले सकती है, जिसको आप सिरसा की भी कह सकते हैं या डबवाली की भी आप गिन सकते हैं। तो रानिया और एलनाबाद उनकी क्लियर है, तो सिरसा या डबवाली में से कोई एक आ सकती है, क्योंकि यहाँ कांटे का मुकाबला है, यहाँ कुछ भी संभव है। आपके हिसाब से सिरसा जिले की 5 सीटों में से? देखिए सर, सिरसा की 5 सीटों में 3-2 का है, 3 कांग्रेस और 2 इनेलो की लग रही है। 3 कांग्रेस कौन कौन सी? कांग्रेस कालांवाली, डब्बाली में हालांकि फाइट है आदित्य और अमित शाह के बीच, लेकिन आज के दिन अमित जो है वो एज कर रहे हैं, और एक सिरसा। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सिरसा में गोकुल सेतिया कांग्रेस, कालांवाली में शीशपाल केरवाला कांग्रेस, डबवाली में मामला थोड़ा सा फंसेगा, अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आम आदमी पार्टी वहाँ से कितने वोट लेती है। मेरा आंकलन है कि 5-6 हज़ार से ज़्यादा कुलदीप गदराना वोट नहीं ले पाएंगे। अगर कुलदीप गदराना 15,000 पार करते हैं तो कांग्रेस को सीधा सीधा डेंट करेंगे। इधर आदित्य के लिए दिग्विजय चौटाला सामने मैदान में है। दिग्विजय चौटाला को मैं आज के दिन देख रहा हूँ 25 से 26 हज़ार वोट पे वो खड़े हैं। अगर दिग्विजय चौटाला 25,000 क्रॉस करेंगे तो वो डेंट आदित्य को लगेगा। अगर दिग्विजय चौटाला 10-12 हज़ार में रहते हैं, जैसे जो हालात उचाना में दुष्यंत के हैं, अगर वैसे रहते हैं तो फिर मामला कुछ वहाँ पे और होगा। रानिया में अर्जुन चौटाला का आज के दिन एज है, लेकिन सर्वमित्र और रंजीत सिंह चौटाला का चुनाव उठ रहा है, अभी 5-6 दिन बाकी हैं, तो वहाँ पे भी क्लियर तो कुछ नहीं है। 5 सीटों में किसको कितनी? मैं 2 तो क्लियर दे रहा हूँ कांग्रेस को, सिरसा और कालांवाली। एलनाबाद में आज के दिन मुकाबला है, लेकिन एलनाबाद को अगर आपको कुछ पूछना है तो आखिरी 1, 2, 3 दिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभय सिंह चौटाला वहाँ से बहुत मौजूद हैं, 4 बार के विधायक हैं, मजबूत टीम उनके पास, पूरे जो 84 गांव हैं छोटे मोटे ढाणी मिला करके हर जगह उनकी मजबूत टीम है, जो आखिरी 3 दिन में बहुत मजबूत काम करती है। तो वो देखेंगे अब कैसा होगा। आपके हिसाब से 5 में से क्या है? 5 में से जैसा बाबू जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ। सिरसा कांग्रेस, कालांवाली में कांग्रेस, और डबवाली के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ मुकाबला है। जैसा बलजीत सिंह जी ने कहा कि कुलदीप गदराना जितना ज़्यादा वोट लेंगे वो
नुकसान अमित शाह को होगा, और दिग्विजय चौटाला जितने ज़्यादा वोट लेंगे वो आदित्य देवीलाल को नुकसान होगा। और रानिया की बात करें तो अर्जुन चौटाला का आज इलेक्शन जो है वो बढ़त में है। सर्व मित्र पिछले कुछ दिनों से मुकाबले में आए हैं, जबकि इलाहाबाद में बाबू जी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला जो हैं वो एकदम से इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। आज कांटे का मुकाबला है बेशक, लेकिन अभय सिंह चौटाला वहाँ मजबूत हैं। तो 5 में से किसको कितनी सीटें? 2 कांग्रेस, 2 इनेलो और एक डबली में फाइट है। डब्बाली में फाइट है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, जो परिणाम और जो समीकरण की बात हो रही है वो इसी स्थिति में खड़े हैं। सिरसा में नेक टू नेक है, लेकिन आज गोकुल आगे है। अगर आज की बात करते हैं तो ऐसी ही जो स्थिति है वो इलाहाबाद की बनी हुई है। इलाहाबाद में फाइट बराबर है। इनेलो की अगर पहली सीट काउंट करते हैं तो वो रानिया की पहले काउंट होती है, दूसरी इलाहाबाद काउंट होती है, तीसरी अगर काउंट होगी तो वो डबल ही से हो सकती है, क्योंकि अभी स्थिति वहाँ भी बराबर की चल रही है। और बात आती है इधर सिरसा की। सिरसा आपको मैंने बताया बराबर चल रहा है, लेकिन गोकुल आज की स्थिति में आगे है, और कालांवाली में भी कांग्रेस आज की डेट में जीत रही है। अब ये इससे समझ में आपको आया कि ये जो स्थानीय पत्रकार हैं, और मैं बार बार स्थानीय पत्रकारों से बात करता हूँ क्योंकि वो उसी इलाके में रहते हैं, वहाँ के सियासी समीकरण, जोड़ घटाव, जातिगत समीकरण सबको समझते हैं, उससे थोड़ा अंदाज़ा लगता है। कोशिश करता हूँ कि इसके ज़रिए मैं भी समझने की कोशिश करूँ। और शुरू में मैंने कहा था, भूमिका में शायद भूल गया, उसको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं गया भी था वहाँ। सिरसा ज़िले में ही डब्बाली विधानसभा क्षेत्र में चौटाला गाँव है, और उसी चौटाला गाँव में देवीलाल, उनके भाई जो साहेब राम थे, जो 1936 में जब आज़ाद भारत नहीं हुआ था तभी चुनाव लड़े थे, उसके बाद एमएलसी बने, और देवीलाल 1952 में जब पंजाब हरियाणा एक साथ था तब पहली बार सिरसा से विधायक बने थे। वो चौटाला गांव है। उस चौटाला गांव से 29 या 30 बार उस गांव के 9 ऐसे लोग, शख्सियतें 29 या 30 बार वहाँ से चुनाव लड़े और जीते। तो इसलिए चौटाला उन्होंने अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया। और ये परिवार जो है देवीलाल का, ये इनका गोत्र जो है सिहाग है। अमित सिहाग जो वहाँ से डब्बाली से विधायक हैं, वो अमित सिहाग लिखते हैं। इनका भी सबका गोत्र सिहाग है, चौटाला, ओम प्रकाश, सबके। लेकिन बहुत सारे लोगों को नाम से ये पता चले, इसलिए मैंने कहा। और चौटाला गांव का भी एक इतिहास है। वहाँ कोई, मुझे हालांकि मैं खोज रहा था, मुझे पता नहीं चल पाया, जल्दी में भी था, वहाँ एक पुराना कोई बरगद या पीपल का पेड़ है सर, 4 डालों वाला कहते हैं, बरगद का पेड़ था। हाँ। तो उसके नाम पर चौटाला गांव का नाम रखा गया। हाँ, जब ये लोग आए थे राजस्थान से, चौटाला आए थे। 4 बड़ी टालियाँ थी, हाँ। 4 बड़ी टहनियाँ, हाँ, तो 4 चौटाला हो गए, वो 4 टहनियाँ बड़ी बड़ी चौटाला हो गया। और ये लोग पहली बार, ओम प्रकाश चौटाला ने अपने नाम के साथ, ओम प्रकाश ने, चौधरी ओम प्रकाश मान लीजिए, सिहाग सरने में, उन्होंने अपने नाम के साथ चौटाला लगाया। फिर उनके दोनों बेटे, फिर उनके जगदीश चौटाला, प्रताप चौटाला, रंजीत चौटाला, 3 भाई, और पूरी पीढ़ी सब चौटाला हो गई। तो ये चौटाला गांव का इतिहास है। अब हम फिर से वापस यहाँ से शुरू करते हैं कि अब अगले 5 दिन 4 दिन जो बच गए, मान लीजिए आज है 28 है, 29 है, 28 है, तो 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। तो मान लो मोटे तौर पर 5 दिन। जैसे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वोट जो दलित बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और वो लगभग 20-22% पूरे हरियाणा में है। यहाँ भी रिजर्व सीट है कालांवाली। तो अगर जातीय समीकरण पर देखें तो दलित लार्जली किधर दिखते हैं? देखिए, अभी जो दलित हैं, जैसे यहाँ से शैलजा जीती है, शैलजा का दलित वोट पे पूरा उसका हैंड है, उसका पूरा उस पर पकड़ है। और शैलजा अब पूरी की पूरी जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, उनका पूरा प्रभाव है। और मुझे ये लग रहा है जैसे वो चुनाव प्रचार कर रही हैं तो दलित वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाने वाला है। आपको क्या लगता है? दलित वोट में क्योंकि तो सर, समझता हूँ हाँ। क्योंकि सभी पार्टियों ने दलित कैंडिडेट उतारे हैं। हाँ। तो अलग अलग हलकों के हिसाब से दलित वोट, जैसे कालांवाली में दलित वोट कांग्रेस के साथ भी हैं, इनेलो के साथ भी हैं। इसी प्रकार ही डावाली में कांग्रेस के साथ ज़्यादा है दलित वोट। और इलाहाबाद और जो सिरसा है, यहाँ भी कांग्रेस के साथ ही, पहले से शुरू से ही कांग्रेस के साथ दलित वोट रहा है। अब भी दलित वोट मेरे हिसाब से कांग्रेस के साथ ही ज़्यादा है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव और इस चुनाव में 2024 में क्या बदल गया जिससे यहाँ के चुनाव नतीजे बदलते हुए दिख रहे हैं? सिरसा, मैं ओवरऑल सिरसा जिले की बात करूँ। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो पहले मैं आपको बात करूंगा दलित वोटों की। दलित वोट जो है वो कांग्रेस का गढ़ होता था किसी ज़माने में, इस बार यहाँ नहीं है,
क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बहुजन समाज पार्टी आ गई। मायावती बड़ा अपना प्रभाव रखती हैं इस क्षेत्र में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मायावती और ओम प्रकाश चौटाला जो सिरसा के लिए 2 रैलियां घोषित हुई हैं, डिंग में और सिरसा सुभाष चौक के अंदर, उससे भी बड़ा माहौल सिरसा मायावती की भी रैली है जी। अच्छा। 2 तारीख को आने वाली है और उस दिन मतलब डिंग के अंदर भी एक जनसभा रखी गई है और सिरसा के अंदर भी एक जनसभा रखी गई है, उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह जननायक जनता पार्टी के साथ जो चंद्रशेखर आए हैं आप अपने ग्रुप से, तो वो भी दलित पे प्रभाव रखते हैं। अकेले राजनेता ऐसे हैं जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और अभी एमपी चुने गए हैं अपने दलित वोटों के करके। कहने का मतलब इस बार दलित वोट बटेगा। कांग्रेस का जो गढ़ होता था वो दलित वाली बात नहीं है, दलित वोट बटेगा। मायावती के लोग भी मायावती के हिसाब से चलेंगे, चंद्रशेखर को मानने वाले चंद्रशेखर के हिसाब से चलेंगे। चंद्रशेखर का भी हरियाणा में ऐसा असर है क्या कि 20-22% जो दलित वोटर हैं उसमें चंद्रशेखर को बहुत बड़ा डेंट लगा पाए? पहला चुनाव है, बिल्कुल पहला चुनाव है, लेकिन कुछ ना कुछ 2%, 4%, हाँ। अगर कुछ भी डेंट लगता है तो वो नुकसान तो 4% बहुत होता है सरदार जी। 4% तो बीएसपी को मिला पिछले चुनाव में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ 0.5% भी अगर डेंट है तो है तो कांग्रेस के लिए। हाँ। अब एक चीज़ है, पहले दलित वोट पर मैं आपका समझना चाहूँगा, उसके बाद एक सवाल है। सर, लोकसभा चुनाव में जाट, जट सिख, दलित थम्पिंग मेजोरिटी से बहुत मोटा हिस्सा 80 से 85% कांग्रेस को गया है। वही अब रहने वाला है। लेकिन अब मायावती आएंगी, कितना असर डालेंगी? आज समाज के जो अपने चंद्रशेखर रावण है वो आ रहे हैं, कितना डालेंगे वो बाद की बात है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क आने वाला है। हालांकि मायावती की रैलियाँ अगर सिरसा में यहाँ होती है तो 1-2% का फ़र्क जरूर पड़ेगा। आपके हिसाब से, चूँकि सिरसा रिजर्व सीट है और कालावाली जो पास में है वो रिजर्व सीट है जहां कांग्रेस की सिटिंग विधायक हैं, और यहां से फतेहाबाद कितना किलोमीटर है? 35-40। फतेहाबाद यहां से 40 किलोमीटर एक ज़िला है। फतेहाबाद में हरियाणा में अगर कुल 20-22% दलित आबादी है तो फतेहाबाद ऐसा ज़िला है जहां लगभग 30 से 32% दलित है, मैक्सिमम दलित। और फतेहाबाद ज़िले की 3 सीटें हैं, वहाँ भी कुमारी शैलजा की भी सभाएं हुई और भी सभाएं होंगी। तो इसलिए दलित फैक्टर भी समझना बहुत ज़रूरी है। और दलित 22% में से जिधर मोटा चंक जाएगा वो चुनाव को बहुत तय करेगा, चुनाव की दिशा। क्योंकि हरियाणा में बार बार ये बात हो रही है कि जाट तो लार्जली हुड्डा के साथ हैं, रोहतक पर पूरे बेल्ट में यहाँ हो सकता है चलो थोड़ा फ़र्क हो ओम प्रकाश चौटाला या उनके परिवार की वजह से, लेकिन अब वो दलित वोट में क्या होने वाला है? दलित की बात अगर हम करें, अजीत जी, समय बदल चुका है, वोटर जागरूक हो चुका है। अब जातीय समीकरण की बात करते हैं तो 100% वो प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि वोटर अब समझ चुका है। और बात रही जैसे मायावती की बात करी, इधर से अपना कुमारी शैलजा जी की बात करते हैं, उधर से आज़ाद की बात करते हैं, तो जिन जिन की भावनाएं जिसके साथ जुड़ी हुई हैं वो ऐसे वोट बैंक तो बटेगा। लेकिन फिर भी अगर हम सीधा जातीय समीकरण से बात करें तो वो पहले और अब के मुकाबले में उसका परिणाम अलग अलग दिखेगा। आपके हिसाब से दलित वोट? देखिए, जैसा बलजीत सिंह जी ने कहा कि मायावती की जो रैलियां सिरसा में भी होनी है, जगाधरी में भी होनी है, और अतीत की बात करें तो मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी है वो प्रभाव डालती रही है। किसी ज़माने में वो 15% वोट भी ले गए थे और अम्बाला से अमन नागरा सांसद भी चुने गए 96 में या 98 में। तो पिछली बार जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी प्रयास नहीं किए, मायावती की रैलियाँ भी नहीं हुई, फिर भी 4.25% वोट ले गए। तो कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित वोट बैंक में खासा डेंट लगाएगी, जिसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। अब जैसे दलित वोट की बात करें तो हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व सीटें हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो रिजर्व सीटों में से 17 में से 7 कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी 5, जेजेपी 4। क्योंकि पिछली बार जेजेपी को एक एंटी बीजेपी वोट भी मिला, लेकिन हाँ रिजर्व सीटें 4 जेजेपी ने जीत ली, दुष्यंत की पार्टी ने। लेकिन ठीक 5 साल पहले 2014 के चुनाव में चले जाएंगे तो बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, रिजर्व सीटें। मतलब बीजेपी को दलित वोट काफ़ी मिले थे रिजर्व सीटों पर, बीजेपी का दबदबा हो गया था, कांग्रेस से 4 सीटें जीती थी। लेकिन 2014 वो चुनाव भी था जिसमें हुड्डा बाहर हुए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से, और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें आई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। उसके पहले चले जाएं 2009 तो बीजेपी कहीं नहीं थी, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, लेकिन लोकदल को 9 सीटें मिली थी। मतलब लोकदल रिजर्व सीटों पर भी लोकदल ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। इसलिए ज़रा दलित वोट को भी समझना चाह रहे हैं। तो अब मैं इन पत्रकारों से बहुत सारी बातें की। हिसार, माफ़ करो कि एक गलती क्या हो जाती है, मैं सिरसा को हिसार बोल देता हूँ, हिसार को सिरसा बोल देता हूँ। तो सिरसा के इस पार्क से हिसार का पार्ट था। हाँ? सिरसा कभी हिसार का पार्ट था, जिला हिसार था। हाँ। ये तो हम 1 सितंबर 1975 को कभी बहुत ही जी पूरा हिसार था, हिसार का ही पार्ट था सिरसा। 1 सितंबर 1975 को सिरसा अलग जिला बना। सही बात है।
तो लेकिन उसकी वजह से मैं चूक तो नहीं कर सकता कि हरियाणा को पंजाब का दूँ, ये कह के 66 के पहले ये भी पंजाब था, वो मुझे सुधारना चाहिए, लेकिन चलिए मेरी गलती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चुनाव अब एकदम चरम पर है, प्रचार एकदम आखिरी दौर में, कुल जमा 5 दिन बच गए चुनाव प्रचार के। मोदी जी के भी भाषणों का दौर है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैलियों का शोर है। अब क्या होने वाला हरियाणा में, 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को नतीजे, तभी पता चलेगा। तब तक मैं भी कुछ और इलाकों में, कुछ और कस्बों में, कुछ और हलकों में भटकता रहूँगा। और एक खास बात, यहाँ विधानसभा को लोग हल्का बोलते हैं, हल्के, फला हल्के में गया, फला हल्का। ये मैं यहीं आके हरियाणा आके जाना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि विधानसभा क्षेत्र को लोग हल्का बोलते हैं। चलिए किसी और हल्के की खबर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार।